अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, ओवर ईटिंग हम सभी का मसला है। हम इतना कुछ खा लेते हैं, इतना ठूस लेते हैं कि इसको हम अपना पेट समझते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे में अगर कोई एक एक्टिविटी हम सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं वो है खाना, खाना और खाना। लगता है कि हम ज़िंदा हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए। वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब जैसे कि ईद गुज़री है और ईद पर माशाल्लाह से लोगों ने बहुत सारा गोश्त खाया, मज़े मज़े के खाने भी पके और अभी तक पक रहे हैं, अभी तक बारबेक्यू पार्टीज़ हो रही हैं और अभी तक गोश्त खाया जा रहा है। और बीपी किसी का शूट हो रहा है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किसी को दाने निकल रहे हैं, किसी का हाजमा ख़राब हो रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन जब पड़ती है ना तो फिर एहतियात याद आती है कि यार ये थोड़ा सा कम खा लेते। हाथ रोकना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे वो हम शॉपिंग कर रहे हों, चाहे वो हम खाना खा रहे हों या कोई भी किसी किस्म का ख़र्चा कर रहे हों। तो पता नहीं क्या है, या तो कुछ यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है या कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत है या किसी ऐसे को देखने की ज़रूरत है जो वाकई में ये सारी चीज़ें और एहतियात करता हो। अब आम का सीज़न है तो लोग क्या कर रहे हैं कि बस आम खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई 2 महीने 3 महीने के लिए तो आता है आम, बस खाओ जितना मर्ज़ी आए, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, कुछ भी बढ़ रहा हो। तो आज हमने सोचा कि आपकी मुलाकात जो है वो हम अपनी हर्बलिस्ट से करवा लें, डॉक्टर बतूल को बुला लें और उन्हीं से ही ज़रा से कुछ ऐसी रेमेडीज़ जान लें, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर उनसे पूछ लें कि हम ये सब बदपरहेज़ी तो कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको कंट्रोल किया जाए कि हम कम खाएं और अगर खा भी लिया तो क्या कर सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा। तो आइए जी उनको वेलकम करते हैं और गपशप शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, कैसी हैं आप? बिलेटेड ईद मुबारक। हाँ नो, लोगों की ईद अभी तक चल रही है ना, हो रही है ना पार्टीज। वीकेंड की वजह से बारबेक्यू सारी तकरीबात वीकेंड पे ही स्टार्ट होती है। जब तक गोश्त खत्म नहीं होगा पार्टीज चलती रहेंगी। वीकेंड पे तो स्पेशली चलती रहेंगी। आपकी कैसी गुजरी वैसे बकरीद? अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा गोश्त खाया? मैं वैसे ही गोश्त बहुत कम खाती हूँ, मेरी तरह है आप भी। मुझे फिश ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। चिकन भी कम खाती हूँ। हाँ। और मटन थोड़ा सा, बस बीफ से मुझे एलर्जी। बट आपको वाकई लगता है कि बकरा ईद पे लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं? बिल्कुल करते हैं, है ना, और फिर केसेस भी ऐसे ही आते होंगे मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के पास। सिंस चांद रात सिर्फ हॉस्पिटल की इमरजेंसी में वॉमिटिंग, डायरिया, पेट खराब, गला खराब, सिर्फ यही। क्योंकि गर्मी जैसे जो इंटेंस है कराची में, उसकी वजह से प्रॉब्लम, फिर लाइट का इशू, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। ये हाजमा सारा बिल्कुल बिल्कुल, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। और फिर अलग ये गोश्त से कहते हैं ना कि आप ये गर्म होता है, बिल्कुल। तो स्किन प्रॉब्लम्स आप लिमिट में अगर खाते हैं यही आप उसके बाद सिर्फ एक्नी के पे। आई एम नॉट अ हर्बलिस्ट, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ये लिखा था मैंने, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। मैं तो आपको बस डॉक्टर बतूल की बेसिकली द थिंग इज दैट कि मैं नेचर से रिलेटेड ज़्यादा बताती हूँ और एवरीथिंग इज रिलेटेड। अब जितनी आप लेटेस्ट रिसर्च देखें वो जाकर एंड नेचर पे हो रही है। बिल्कुल, चाहे आप बोटॉक्स करवा रहे हो, फिलर करवा रहे हो, जो भी चीज़ें करा रहे हो, लेकिन एंड आपका नेचर पे ही हो। बिल्कुल। तो जितने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे नेचुरोपैथिक होते हैं। आपका वाटरमेलन वाला जो वो एक रेमेडी थी ना, आइस बनाकर उसको वो लगाओ, पोर्स बंद करके, अमेजिंग, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आज आप हमें क्या क्या बताएंगे? एक तो हमने ये मीट के हवाले से पहले हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो लोगों को हम ये क्लियर कर दें कि रेड मीट, वाइट मीट में फ़र्क क्या है और कौन सा बेहतर है हमारे लिए, स्पेशली इस सीज़न में, ये जो ये समर्स, गर्मी, तपिश। देखिए, रेड मीट वाइट मीट से बेहतर होता है। रेड मीट ठीक है, सही है। अब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है। और वो लोग ख़ास तौर पर जिनको पाकिस्तान में देखें 80% ख़वातीन और बच्चे खून की कमी का शिकार, ठीक है, तो उनके लिए रेड मीट बेहतरीन है। लेकिन आपने खाना कितना है? ओनली 100 ग्राम्स पर डे। अच्छा, सही, इतना सा, वो जितना वो स्टेक देते हैं बाहर वाले यूरोपियंस, वो आपके खून बनाने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप उससे एक्सेस में जाएंगे तो फिर सेम प्रॉब्लम्स इशू होंगे आपको। यूरिक एसिड आपका हाई होगा, इवन बच्चों में भी यूरिक एसिड हाई होता है।
ठीक है, जो ग्रोइंग एज के होते हैं, तो वो चेक करना ज़रूरी होता है। जो बॉडी पेन, टांगों में दर्द और ये सब जो शिकायत होती हैं वो सिर्फ एजिंग की वजह से नहीं हो रही होती कि बच्चे बढ़ रहे हैं। अगर आप गोश्त के सीजन में बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं तो यूरिक एसिड बच्चों में भी हाई हो सकता है। अच्छा, वाइट मीट भी यूरिक एसिड बढ़ाता है? वाइट मीट बहुत कम, रेड मीट ज़्यादा। लेकिन देखिए, अगर आप अफादियत की बात करेंगे तो फिश में जो होते हैं मिनरल्स और विटामिन्स वो बिल्कुल अलहदा होते हैं, और जो रेड मीट में होते हैं वो बिल्कुल अलहदा होते हैं। तो उसमें आप कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है। हर चीज़ अच्छी है थोड़ी सी क्वांटिटी में, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एज के हिसाब से और जो है आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट, टोटल वेट के लिहाज से आप कितना खा सकते हैं। मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे आपको बहुत अच्छी अफादियत मिलेगी। और अगर आप एक्सेस में जाएंगे तो उसी का नुकसान शुरू हो जाएगा। आई थिंक हम जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वो फिले वगैरह देते हैं, वो एक साइज है, बिल्कुल एक साइज है। अगर आप स्टेक वगैरह खा रहे हैं, और अगर हम घर पे सालन के तौर पे हम जैसे वो बोटी बना रहे हैं उसकी, उसमें भी हम 1-2 बोटी खा सकते हैं ना, वो तो नॉर्मल उससे देखें। और कम मसालों के साथ, अब आप देखें जितना भी मैं कुकिंग में भी देख रही हूँ, अब जितने कम मसाले डालें उतना टेस्ट अच्छा आता है, और जितने आप ज़्यादा मसाले डालें टेस्ट जो है वो, एक तो मिर्चें थोड़ी कम खाएं गोश्त के साथ ताकि हार्ट बर्न ना हो। जो ईद के बाद जो ज़्यादातर केसेस आते हैं, एक तो हार्ट बर्न, एक्नी ब्रेकआउट्स, और उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का इंक्रीज होना। तो ये सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूद हैं केसेस। तो अगर आप मॉडरेट अमाउंट अपनी बॉडी में शामिल करेंगे और लॉन्ग विद वेजिटेबल्स, आप गोश्त का पोर्शन खाना है, रात में बारबेक्यू हो रहा है, 4 से 5 बजे तक के 2-3 खीरे खा लीजिए। अच्छा, तो आपकी वो बॉडी से फाइबर आपको इतना मिल गया कि आपकी बॉडी से वो फाइबर जो है उसको, गोश्त में वो चीज़ें जो अच्छी हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो आपके लिए नुकसानदेह हैं वो आपके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। हाँ, मतलब एक चीज़ खा रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीज़ साथ में खाएं, जो ये बेसिकली मिलाप कहलाता है ना। आप ऐसी चीज़, ये नहीं उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, ठीक है ना। मतलब खीरा हम खाएं अगर हम रेड मीट का, हाँ, तो उसमें जो फाइबर है, खीरे में जो फाइबर है वो रेड मीट में के साथ सिर्फ उसके विटामिन को ही एब्जॉर्प्शन करवाएगा, जो हमारी लाइक यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इतने लेवल पे रखेगा कि यूरिक एसिड हाई ना। ठीक है। या फिर आप सफ़ेद चने ले लीजिए, काले चने ले लीजिए, इसी तरह आप डिफरेंट सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको कभी भी गोश्त नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जितने भी यूरोपियन और कॉन्टिनेंटल खाने होते हैं ये बड़े पोर्शन वाइज हैं, यूँ देखें तो बड़े हेल्दी है। बिल्कुल, इतनी सी सब्जी है तो वो बॉइल्ड पोटैटो है, इसी तरह इतना सा मीट है, नाप तोल के हम देखते हैं तो कॉम्बो हो गया ना, कॉम्बो हो गया सबका, कॉम्बो, मीट भी है, वेजिटेबल भी है, प्रोटीन भी है, एवरीथिंग इज देयर, सारा कुछ है। अच्छा, अगर जैसे कोलेस्ट्रॉल, अब ये मीट खा लिया हमने, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें जब बढ़ती हैं उसकी क्या साइंस क्या है, कैसे पता चले, या हम वैसे ही टेस्ट करवा लें? एक तो पसीना बहुत आ रहा होता है, मूड में चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, गर्दन भारी महसूस हो रही होती है, सर भारी महसूस हो, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें भी ये साइन सिम्टम्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने के साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है तो वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, आँखों से आपको धुंधला नज़र आता है। अच्छा, अगर आपका बहुत तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल शूट अप करता है तो आंखों से आपको धुंधला नजर आएगा। अगर आपको ये पहले कभी शिकायत नहीं हुई है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अच्छा, और ये टेस्ट करवाना तो बेटर है। बिल्कुल, मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। नहीं, रेमेडी ब्रेक के बाद ओके, ठीक है। किसके लिए ये रेमेडी? ये कोलेस्ट्रॉल के लिए। ऑलराइट, पहले से सिर्फ पीना है आपने और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई नहीं होगा। कोई नेचुरल चीज़ बता रही है अभी डॉक्टर बतूल। तो आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो डॉक्टर बतूल आज आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, और आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपने अपनी मदद भी करना है, आपने अपनी मदद ज़रूर करना है, और वो यहाँ से करना है, ये भी ज़रा पूछेंगे इनसे। एक ब्रेक लेते फिर हाजिर होते हैं। आ जाएं जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आपने ब्रेक में इंतज़ार किया। एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना काम और यूज़फुल रेमेडी डॉक्टर बतूल ने बतानी थी। हाँ जी, क्या अब तो चीज़ें भी रख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सुन लीजिए। अच्छा, हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे और यूरिक एसिड, दोनों कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है और सुबह उठकर उसमें पिंच ऑफ सोडा डालना है। मीठा सोडा, इतना, ठीक है। अब ये इतना गिलास पानी है और ये पिंच ऑफ सोडा, ठीक है। इसको रेगुलरली आपने सुबह निहार मुँह पीना है
नाश्ते से 15 से 20 मिनट पहले, अच्छा, और मगरिब से 15 से 20 मिनट पहले, 2 टाइम पीना है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने हमारे स्टमक में एंजाइम्स बनते हैं और एसिड्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे गोश्त खाने की वजह से। अच्छा, तो वो गोश्त आपके लिए इजीली एब्जॉर्ब होगा और वो यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखेगा, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम गोश्त ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे तब भी ले सकते हैं। वो लोग जिनको आपने सुना होगा कि ना भाई तेजाब की तरह ऊपर आता है, मुंह में पानी भर आता है, खाना ऊपर आता हुआ महसूस होता है, ये उन सब के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, ये नाश्ते से पहले 15 मिनट खास तौर पर वो लोग, जैसे अगर मैं बहुत, मेरा पूरा दिन अगर स्ट्रेस वाला है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ये करना है, ये करना है, तो मैं सुबह पी कर निकलती हूँ इसको। अच्छा, तो उससे क्या हो रहा है कि वो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और वो स्ट्रेस की वजह से जो एसिड रिलीज हो रहे हैं उसको ये पानी कंट्रोल कर ले रहा है। जबरदस्त है ये तो। इट्स सो गुड ना, नेचुरल रेमेडी, और उसमें ही इतनी ताकत है कि आपको एंटासिड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई साशे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा, कुछ दिन हम ये करके देखें तो इसका जो रिजल्ट है, आई एम डूइंग इट रेगुलरली सिंस 13 to 14 इयर्स। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका हम जैसे 15 दिन करें तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, हम देखेंगे उसी दिन रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वो लोग खास तौर पर जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि आपने नॉर्मली सुना होगा ना, बच्चे कहते हैं मैं सुबह अगर मैं एक निवाला भी अंडा खाता हूँ ना मुझे वॉमिट फील होता है। ये मेरी फैमिली में तो है। आप बच्चों को ये देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, नाश्ते से 15 मिनट पहले, और वो पूरा अंडा फिनिश। उसके तो प्रॉब्लम ये है कि उसके कजन है, उस एसिड बनता है अंदर। होता क्या है, बच्चे सोचने लग जाते हैं कि मम्मा अभी अंडा पराठा देंगी, अभी हैवी नाश्ता देंगी। वो तो खाती भी है ज्यादा, लेकिन वो एसिड बनता है तो वो वॉमिट करती है। तो ये बेस्ट रेमेडी है, ये आपका एंट एसिड है। आप इसको अपनी डाइट में, अपने रूटीन में, लाइफ रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट करें, आपको कभी भी एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल की नहीं होगी और यूरिक एसिड की नहीं होगी। नाश्ते से पहले 15 मिनट पहले और मगरिब से पहले, और मगरिब से सोडा लेना है, एक गिलास पानी में पिंच ऑफ सोडा। वेरी गुड भाई, ये तो आसान सी रेमेडी थी, बहुत आसान, बहुत डूएबल, आराम से हम कर सकते हैं। और अब हम बना रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि एक्ने ज़बरदस्त निकल रही है, इसलिए कि जब आप गोश्त खाते हैं तो आपका पसीना एसिडिक निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी का इंटेक कम हो जाता है, एसिड ज़्यादा रिलीज होते हैं, उसकी वजह से आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सीबम जो हमारी पसीने की क्वांटिटी है वो थिक होना शुरू हो गया है। अच्छा, गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से। अच्छा, तो उसके लिए भी रेमेडी वही है कि आपने हाइड्रेशन बहुत अच्छी करनी है, खीरा और सब्जियां इनकॉर्पोरेट करनी है गोश्त के साथ साथ, और ये टोनर बनाना है घर में। देखिए ये टोनर है, ठीक है, अब हम इसको घर में कैसे बनाएंगे ये मैं बता रही हूँ। मिरेकल क्लैरिफाइंग टोनर। यस, ये हमने लिया है खीरे का पानी, ब्लेंडर में डालकर आप ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, और फिर हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सोडा, ठीक है। ये तो पीने में ही कितना मजे का होना है, बहुत मजे का लगता है, एग्जैक्टली। तो आप इसे पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यही सोडा जो हमने डाल रहे हैं और यही हम सुबह ले लें जो हम खाली पानी के साथ पी रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, एग्जैक्टली। अब ये मैंने शामिल कर रही हूँ इलायची के दाने, इस तरह हम ये डाल देंगे और इसको हम रखेंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट रखने के बाद हमने बॉटल में डाल देना है। ये बाहर रखें ओवरनाइट? ओवरनाइट बाहर रखें, क्योंकि ये जो सोडा है ये प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सोडे की क्वांटिटी कम है आप थोड़ी सी और ज्यादा कर सकते हैं। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक इतना सा सिनेमन का पीस। अच्छा, सुबह आपने इसको छान लेना है और इस बॉटल में, अब ये जितना है इसी में आप नॉर्मल पानी शामिल कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह बन गया, आपने स्प्रे करना है आपने, ओके, और इसको फ्रिज में रखेंगे फिर, ठीक है। और ये कितने दिन तक चलेगा? जितनी दफा ये फ्रिज में तो चल जाएगा मेरा ख्याल से, 6 वीक्स to 2 months आराम से होता है, अगर एक पर्सन के लिए काफ़ी है। 2 से 3 दफ़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, होगा क्या, जो इसमें चीज़ें हैं वो आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड को ऊपर पॉपअप ले आएंगे। अच्छा। आपको यूं करके निकालने की नीड नहीं होगी। तो फिर शुरू में अगर फेस वॉश करेंगे आपके खुद ही निकल जाएगा, ऐसे करके रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके रिमूव हो जाएगा। ये तो बड़ा मैजिक वाला टोनर है। एग्जैक्टली, तो मिरेकल लिखा हुआ तो हाँ, ये तो वाकई में। और अगर शुरू में ऐसे पॉप अप हो तो आप ये मत समझे कि ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन तो किसी, देखिए, या तो आपको सूट नहीं करेगा, आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं होगा। सही है, ठीक है। पॉप अप हो गए तो बहुत अच्छा है, वो खुद ही इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको खुद फील होता है आप, बट नेवर, सॉफ्टनेस के बाद आपने इस तरह पिंच नहीं करना। ठीक है, पिंच किया तो वो स्कार रह जाता है। अच्छा, स्क्रब कर ले?
स्क्रब कर सकते हैं ताकि वो और क्लीन हो जाए ना स्किन। बिल्कुल आप स्क्रब करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स करने के बाद वो खुद ही रिमूव हो जाते हैं। व्हेनेवर यू वॉश द फेस तो आपके खुद ब खुद निकल जाते हैं। खीरा तो खैर वैसे भी कहते हैं बहुत बेनिफिशियल। तो बेसिकली क्या कर रहा है, स्किन बैरियर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जो इंग्रेडिएंट्स इसके हैं वो स्किन बैरियर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पोर्स को टाइटन अप करेंगे, तो पीछे से जो पसीना एसिडिक है उसकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज होगी, बट अलॉन्ग विद दैट आपने पानी अच्छा लेना है और वेजिटेबल्स खाने। ये ओवरनाइट सोक करना है, उसके बाद में पानी मिला के बिल्कुल इस तरह आप बॉटल में फ्रिज में रख दें और स्प्रे मारते रहें। दिन में 1-2 दफा कर लें, जब भी जैसे हम रोज वाटर जितनी दफा फ्रिज खोलें, जब जा रहे हैं आप कर लीजिए, फेस वॉश बिल्कुल रख दीजिए। ये चीजें मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है, मुझे हैंडी लगती है कि मैं फ्रिज खोल रही हूँ तो एटलीस्ट आप 2 to 3 टाइम्स तो करते ही हैं। और मैं अपने बच्चों के साथ जो आजमाती हूँ ना चीजें, मैं वो बता देती हूँ, मैंने रखा हुआ है तो उसे याद रहता है। और अदरवाइज आप ड्रेसिंग पे रखें, अरे मम्मा अभी फेस वॉश नहीं किया, अभी ये नहीं, अरे भाई कर लीजिए आप। सही। तो वो आपकी किचन में जाना होता है आपका, आपने फ्रिज से खोला, निकाल लिया, आपने स्प्रे कर लिया। आप चूल्हे के आगे आपने स्प्रे कर लिया। जो चीजें हैं इसमें सन ब्लॉक का काम नहीं कर रही, लेकिन आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। मेकअप से पहले भी मेकअप से पहले भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बाहर निकलना है वैसे लगा लें, बिल्कुल। और फिर आप क्रीम लगा लें अपनी जो भी है। सही है जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। और आपकी ये सारे जो ये रेमेडीज़ और ये टिप्स है ना, ये हमारे मसाला के पेज पे ना वो फिलर्स के तौर पे चलती भी रहती हैं, तो लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। अच्छा, अब और क्या है, क्या क्या है? अब वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं और उनको जो है टैबलेट खाने के बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा, होता है ऐसे भी होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे टैबलेट ले रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उनके लिए बहुत आसान सी रेमेडी है। उनको 1 गिलास पानी लेना है और सुबह इतना सा पिंच ऑफ अजवाइन पानी में डालना है, लेकिन पानी गर्म होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और पानी आपने फुल गिलास नहीं लेना, हाफ गिलास लेना है। ठीक है। और पिंच लेनी है, बिल्कुल ठीक है। पिंच ऑफ अजवाइन शामिल करनी है और पिंच ऑफ सोडा लेना है, मीठा सोडा। अच्छा, ठीक है। ये पिंच है, सोडा पिंच है और हाफ गिलास पानी के साथ पीना है, क्योंकि अगर आप अजवाइन की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो आपको घबराहट फील होगी। अच्छा, इसका इतना रिएक्शन आता है? हाँ, गर्म होती है अजवाइन, ठीक है। इसीलिए हमने सोडे के साथ, गर्मियों के इस मौसम में सोडे के साथ बेसिकली अजवाइन जो है उसका रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया, ना गर्म रही ना ठंडी रही। अच्छा, ठीक है, मीठे सोडे के साथ। और गर्म पानी में जब आप लेंगे तो क्या करेगी, बेसिकली अंदर जाकर जिनको टैबलेट खाने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उनके जो आर्टरीज होती हैं उनके ऊपर जो चिकनाहट लगी हुई होती है, उस चिकनाहट को ये रिमूव करती है। इट गोज वेरी स्लोली, ठीक है, लेकिन 6 वीक्स इस रेमेडी के बाद उनको फर्क फील होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन उन्होंने डाइट में 2 चीज़ें शामिल करनी है जिनको नहीं हो रहा। CoQ10 के नाम से कैप्सूल आती है, ये ले लेंगे आप रोज़ाना 1 सुबह नाश्ते के बाद। विटामिन ई की इस तरह की जो कैप्सूल होती है, लाल और नीली वाली नहीं, हरी वाली, ये, क्योंकि इस वाली कैप्सूल्स में हर फॉर्म ऑफ टोकोफेरोल्स यानी विटामिन ई होते हैं। अच्छा, जब ये कॉम्बो होता है तो होता क्या है कि जो वॉल्स हैं आपकी आर्टरीज की, दिल की और पूरी बॉडी की, जिनमें जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल और दवा के बावजूद नहीं निकल रहा, वो ये वाली वॉल टाइट होती है इनसे। अच्छा, ये इसको टाइट करेंगी और जो उसके ऊपर चिकनाहट है उसको ये रिमूव कर देगा। और ये पानी, ठीक है। तो वो दवाई जो आपको इतने सालों से असर नहीं कर रही, वो असर करेगी। क्या ये डॉक्टर बतूल, आप कहाँ से ये इतने सारे नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एमबीबीएस बड़ी डेप्थ में मेरे ख्याल से आप कभी वो स्टडी करती हैं? बेसिकली मेरी नहीं, इट्स नॉट डेप्थ, इट्स जस्ट बेसिक। ये तो हम 4th ईयर फाइनल ईयर में पढ़ रहे होते हैं। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है? एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि मदर मेरी जो है हार्ट पेशेंट थी, फादर को था, तो वो जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ गोली खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करने से नहीं पड़ेगा। अगर आपके दिल की शरियानें कमज़ोर हो गई हैं और उनके अंदर चिकनाई जमी हुई है, तो कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में चेंज करनी है। लाइक मैंने सुबह का ये बता दिया। और 2 ये कैप्सूल आपने खानी है। जब आपको लगे कि आपका नॉर्मल हो गया, आप इसे ट्वाइस वीकली कर दीजिए। विटामिन ई को भी ट्वाइस वीकली, रोज़ाना खाने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो शरियानें हैं वो मजबूत होने लग गई हैं। इसलिए अब आप वॉक अच्छी कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, पानी का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, स्ट्रेस थोड़ा सा कम लीजिए, खुद ब खुद सही रहेंगे।
क्या बात है, इतने Easy मजे से, बहुत इजी नहीं, आपने उसको इजी कर दिया जिस तरीके से आपने बताया। और एक आम इंसान जो है ना, वो उसका जो बिलीफ है ना, वो दवाइयों पे इतना नहीं होता जितना इन होना पर भी नहीं होता है, चाहिए, ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए। हाँ। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ये बेसिकली इस वजह से मैंने बताया है कि मेरी मदर को फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया था। फेमिलियल क्या होता है कि आपकी फैमिली में ही जीन्स ऐसे हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई रखेंगे। हालांकि वो सिर्फ वेजिटेरियन थी, अच्छा सही है, वो गोश्त नहीं खाती थी, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल फिर भी हाई रहता था। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा आपकी ऐसी भी कंडीशन होती है, ठीक है, कि आप नहीं नहीं लेते गोश्त वगैरह और आप बहुत एहतियात करते हैं, वॉक भी प्रॉपरली, तो फिर जो है वो उनको कार्डियोलॉजिस्ट ने ये बातें समझाई थी, इसलिए भी मेरे दिमाग में है। और मैं इसीलिए आम आदमी, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको भी इजी करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये बेसिक जो विटामिन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप पहले से लेना शुरू कर दीजिए ताकि आपका हार्ट वीकनेस की तरफ ना जाए भाई। और भी बहुत से तरीके हैं दिल को मजबूत करने के भी हम बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। हाँ जी, आ जाएं जी, वेलकम बैक। गोश्त की बातें हो रही थी, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे, अभी डॉक्टर बतूल ने ये इन्फॉर्मेशन दी। डॉक्टर बतूल, जो आप वो बता रही थी विटामिन डी से रिलेटेड, जो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हाई होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज विटामिन डी की कमी भी होती है। देखिए, और ये हमें पता ही नहीं, हम कोलेस्ट्रॉल को ही डील कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे, क्योंकि विटामिन डी है तो विटामिन, बट इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन। तो वो अगर आपके हार्मोन कम है ना, ठीक है, विटामिन डी एक्ट्स लाइक अ हार्मोन, वो आपके थायराइड को इफेक्ट करेगा, आपके किडनी के हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा, आपके दिमाग के हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा। अच्छा। तो वो जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो सिस्टम चल रहा है वो जमना शुरू हो जाएगा अगर ये सारे आपके इफेक्टेड हैं। अच्छा। तो वो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ भी ले रहे हैं, यस, कि मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, मैंने डाइट कंट्रोल कर ली, मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल नीचे ही नहीं आ रहा, 2-3 महीने हो गए। द मेन रीज़न इज़ दिस कि विटामिन डी अगर आपके अच्छा नहीं है और विटामिन ई अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, तो फिर आपके कोलेस्ट्रॉल जमता ही रहेगा। तो इसलिए विटामिन, खास तौर पर वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की शिकायत है, उनका विटामिन डी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए। अच्छा, कितना होता है उसका वैसे? ऑप्टिमल सबका अलहदा होगा, एज वाइज, एज, आपका वेट और आपकी हाइट, इन सब का टोटल करेंगे तो उसका जो हाफ होगा वो आपका नॉर्मल है। वो तो रिपोर्ट में खैर रेंज आती है, नहीं, जो रेंज लिखी होती है ना किरण, वो होती है मोर देन 30 इज नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। और फिर लिखा होता है 30 to 130 इज सफिशिएंट। अब ये जो 30 to 130 है ना, ये हम डिसाइड करेंगे आपके पेशेंट के वेट, हाइट और एज के लिहाज से। ठीक है, इसको बढ़ाना है या नहीं, इन सबको जो प्लस कर लेंगे ना, जैसे हमने सबको प्लस किया तो 100 आया, ठीक है, तो जो भी पेशेंट है अगर उनकी एज जो भी है 100 का 50 हो जाएगा। अच्छा, सही है। तो उनका नॉर्मल 50 है, ठीक है, और ऑप्टिमल क्या होगा? ऑप्टिमल 100 का मीडियन होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और रिपोर्ट में जैसे 30 आ गया तो अब उनको बढ़ाना होगा ना? हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, सर में दर्द रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, जो भी प्रॉब्लम है और उनको दवाइयाँ असर नहीं करनी है, तो उनको ऑप्टिमल रखना है। ओके, ठीक है। तो ऑप्टिमल क्या होगा? 30 और 100 का दरमियान का, यानी 70। अच्छा, ठीक। तो ऑप्टिमल पे जब आप जाते हैं तो आपको दवाइयाँ भी असर करती हैं, आप जो परहेज कर रहे होते हैं वो भी बहुत अच्छा, उसकी सबकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो रही होती है। ओके। और अक्सर ऐसा भी होता है, डॉक्टर बतूल कहते हैं कि जैसे हम बहुत सारे विटामिन्स हैं, दूसरी गोलियां हैं और हार्मोनल और सप्लीमेंट्स हैं, हम क्या करते हैं नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले इकट्ठा ले लेते हैं। एग्जैक्टली, इसमें भी एब्जॉर्प्शन का कुछ चक्कर होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अब जैसे कोई आयरन ले रहा है तो कोई कैल्शियम ले रहा है। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट नाश्ते के बाद दीजिए, बाद में, और आप कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन ई के सप्लीमेंट आप दोपहर के खाने के साथ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें फैट सॉल्युबल है। ठीक है, ठीक है। तो दोपहर में आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तेल होता है। अच्छा, तो वो आपको सॉल्युबल, यानी आपकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी करेगा। अच्छा, खाने के और साथ अगर आप बहुत रूखी सब्जी और कुछ खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये वाली मेडिसिन आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के या बादाम के तेल के ज़बान पर टपका कर फिर आप उसे पी जाइए। अच्छा, तो उससे उसकी फैट सॉल्युबल है ना, तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, सही तो है। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ, एक और बात ये होती है कि समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है, और फिर भी मेरी सांस चढ़ती है और मुझे जो है वो मेरे बाल भी गिर रहे हैं, मेरी स्किन भी
हीमोग्लोबिन 13 पे होने का मतलब ये नहीं है कि आपका बॉडी का सिस्टम सही है। हीमोग्लोबिन 13 पे है लेकिन विटामिन B12 कम है और B6 कम है, जो कि हरी सब्जियों में होता है, तो वो आपके फेरेटिन को कम करता है। व्हाट इज फेरेटिन? फेरेटिन इज फॉलिक एसिड। ठीक है, तो आपका फेरेटिन लेवल कम है। अच्छा। अब फेरेटिन लेवल इंप्रूव करने के लिए आपने खट्टी चीज़ें खानी होती हैं। अच्छा, अचार टाइप, अचार, पिकल्स खा लिया आपने, अचार ले लिए, और जो है आजकल फालसे आए हुए हैं, फालसे ले लीजिए, क्योंकि फालसे में आयरन भी है, विटामिन C भी है और विटामिन B6 भी है। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो चेरी का इस्तेमाल कीजिए तो फेरेटिन लेवल खुद ब खुद आपका 3 से 4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, आपको फॉलिक एसिड खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और फॉलिक एसिड लेते ही फेरेटिन को हाई करने, बिल्कुल, वो फेरेटिन को हाई करने के लिए अचार में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ, कहते हैं कि थोड़ा अचार लेना चाहिए। आप देखें पहले के लोग लेते थे, साइड में रखते थे, और बीमारियां नहीं होती थी उनको। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये मतलब बहुत वैसे पॉइंट्स हैं जो कि हम डेली उसमें गलती कर रहे होते हैं। सारी इकट्ठी ले ली दवाइयाँ, आपने हमेशा आपने डिफरेंशिएट, और मल्टीविटामिन का टाइम आप 11 बजे का रखिए, मॉर्निंग का। अच्छा, यानी आप नाश्ते के 2 घंटे के बाद खाएंगे। ठीक है, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमल लेवल पर। आप कोई भी हल्का सा कोई फल ले लीजिए, आधा सेब ले लीजिए, केला खा लीजिए, उसके साथ मल्टीविटामिन लीजिए। वेरी गुड। तो उससे आपकी एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमल लेवल पे होगी, आपको खुद अंदर से बॉडी स्ट्रेंथन फील होगी। मैं खुद विटामिन D जो मैं आपसे बात कर रही थी, मैं लेती हूँ कैल्शियम के साथ नाश्ते के बाद। अभी नाश्ते में मैं कोई ऐसा फैटी चीज़ तो खा नहीं रही, कोई ऑयल, बस बटर की एब्जॉर्प्शन नहीं, और बटर है ना, बटर है। अच्छा, तो फिर मैं खा सकती हूँ, बिल्कुल। अच्छा, विटामिन D की कौन सी बेस्ट है कि हमें हम ये अपने रेगुलर डाइट में? विटा D अल्ट्रा के नाम से मिलती है, 10,000 IU। विटा D अल्ट्रा, ये मैंने भी लिखी है ताकि तो उसमें 10,000 IU विटामिन D भी है और MK7 विटामिन K2 भी है। अच्छा, ठीक है। विटामिन K2 क्या करता है? बेसिकली आपकी हार्ट की और जितनी आपकी रगें हैं, शरीयाने हैं, उनमें जो जमने वाली कोलेस्ट्रॉल होती है उनको रिमूव कर देता है। अच्छा, तो वो आपकी बॉडी से बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े होकर निकल जाती हैं। उससे क्या होता है? आपकी शरीयानें स्ट्रांग होती हैं, तो वो लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनको बहुत जल्दी टायर्डनेस नहीं होती, उनके मसल बिल्डअप होना शुरू होते हैं। और वो बच्चे खासतौर पर जो हाइट की कमी का शिकार है, उनको लगता है बहुत अच्छा दूध पी रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी उनके लिए बेहतरीन होता है। अच्छा, वो अगर विटामिन D MK7 या विटामिन K2 के साथ यूज़ करेंगे तो उनकी हाइट फौरन बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, 1 वीक यूज़ करके देखें, आपको 1 इंच का डिफरेंस फील होगा। ये सारे जो है ना, आप 1 लाइनर्स ना अपने पेज पे रखें ताकि लोग जाकर ये, अच्छा इसके लिए क्या था ये चेक कर लो, डॉक्टर उर्फुल के पेज पे चेक कर लो। मसाला है, ये क्लिपिंग्स हम बार बार चलाते रहेंगे ताकि जो है वो लोगों को थोड़ी सी नॉलेज आए। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम तो इतना दूध पी रहे हैं। एंड द थिंग इज दैट, एक और मैं आपको टिप देती हूँ कि जिस वक्त आपने ये खाया है, कोशिश कीजिए कि आप उस टाइम पे खाइए कि इसके बाद खाने के 1 घंटे के बाद आप स्किपिंग कीजिए। अच्छा। आप हैंगिंग कीजिए। अच्छा। ताकि आपके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़े। ये बच्चों के लिए हाइट, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती, तो वो जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है, कार्टिलेज आपका टेंडन जो होता है वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो उससे आपकी हाइट बढ़ेगी। तो खाने के 1 घंटे के बाद स्किपिंग और आपने लटकना जरूर। अच्छा, ये जो विटामिन D जो आपने बताई थी, ये टेस्ट करवाने से हर किसी की कम है किरण, हर किसी का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। आप शुरू आपको अगर फील होता है कि आपके मूड में चिड़चिड़ाहट है, बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, हड्डियां बज रही हैं, कम हड्डियां ऐसे उंगली करके देख लीजिए, अगर उंगली से आवाज आ रही है आपको, तो विटामिन D कम है। ठीक है, चेक करें। कम है और क्या अभी शुरू कर वही स्टेटस होगा जो नाश्ता 5 to 10 होगा। हालांकि मैं ले रही हूँ वो, बट लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं। आप सही कह रही हैं कि वो उसका टाइमिंग की वजह से सारा ये है। अच्छा, किसी का कुछ ये भी होता है कि हड्डियां कमजोरी या नर्वस या ये फड़कना शुरू कर देता है, आँख, ये B12 की कमी है, तो इसकी भी हम दवाई? यस, बिल्कुल। आप B12 की मेडिसिन अलहदा से आती है, आप मेथी के बॉल के नाम से, वो लेना शुरू कर दीजिए 500 मिलीग्राम, और डेली उसको भी डेली बेसिस पे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो लोग एंटासिड, मैंने ये नेचुरल क्यों बताया, इसलिए कि इतना विशियस सर्किल है, इसमें से लोग नहीं निकल पाते। खाते हैं, तेजाबियत होती है, और फिर उसके बाद जो है वो एंटासिड लेते हैं, वो एंटासिड आपका B12 कम करता है, B12 कम होगा तो आपके मसल्स वीक होंगे, आपके बाल गिरेंगे। ठीक है, आपके बाल गिरेंगे, मसल वीक होंगे, हड्डियों में दर्द होना शुरू होगा, फिर आप पेन किलर लगाएंगे, पेन किलर लगेगा, फिर आपको एसिडिटी होगी, फिर आप जो है सब चीजें ना जुड़ी हुई है, विशियस साइकिल ना।
तो द थिंग इज दैट जो नेचुरल ये रेमेडीज होती हैं ये बहुत वर्क करती हैं। सही है, ठीक है। ये जो आपने मीठा सोडा का पानी का बताया है कि सुबह नाश्ते से पहले आप ले लें और शाम में ले लें, ये तो आई थिंक बेस्ट है। और द थिंग इज दैट कि आपकी विटामिन B12 नहीं कम कर रहा। जितनी आप ये ड्रिप्स लगाते हैं और एंटासिड की गोलियां खाते हैं खाने से पहले, वो आपकी B12 कम करते हैं। तो रिमेंबर कि आपने अगर किसी दिन ली है एंटासिड, उस दिन आपको 500 मिलीग्राम विटामिन B12 लेनी ज़रूरी है। और B12 लेने का कोई टाइम नहीं, आप खाने के साथ ले लीजिए, नाश्ते के साथ ले लीजिए, खाने के साथ ले लीजिए, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, बस आपने खाने के बीच में लेना है उसको ना। ठीक है, सही तो है। वो नेसेसरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोग, डॉक्टर ने भी लिया 10 दिन आप खाइए, ये दवा खाने आप 10 दिन खाइए, ये कोई नहीं B12 बताता, का नहीं पता है दी आपको? हुई, B12 नहीं दी हुई है। अब लोग कहते हैं मेरा यहाँ मसल दुखता है, मेरे यहाँ दुखता है, मेरे सर दुखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि B12 आपकी नसों के लिए जरूरी होती है, नहीं तो नसें फड़कना शुरू कर देती हैं। हाँ, सीरियसली ऐसा होता है कि कभी आंख वो फड़क रही, पूरा कभी एक अंदर नसों का एक सिस्टम है, तो उनमें जो वो करंट फैक्टर होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। किसी के हाथ थोड़े से कांपना शुरू होते हैं, ये सारा B12 की कमी इट इज ऑल B12 की कमी। ये बिल्कुल लेना चाहिए, लेना चाहिए। इसकी कोई रेमेडी वगैरह है कुछ ऐसा? B12 बेसिकली हरी सब्जियों में और मीट में होता है। ठीक है, तो वो मीट खा सकते हैं आप, लाल रेड मीट ले लीजिए, लेकिन बस वही है कि बॉयल फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में खाएंगे। और फिर मेरा ख्याल से मौसम के लिहाज से भी अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल थोड़ा सा ये कि सब्जियों की तरफ ज़्यादा बेटर है। सर्दियाँ आएंगी, खा लीजिएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल। और अगर बहुत कम है तो एक जाकर ड्रिप लगवा लीजिए। किस चीज़ की? विटामिन B12 की। अच्छा, मैं तो लगवा लेती हूँ। हाँ, मैं कोलेजन मंथली या क्या? बिल्कुल मंथली बेसिस पे चलती हूँ। नहीं बहुत अच्छा है, पता है ऑनेस्टली आप मुझे अच्छा ख्याल कर लेती हैं, सोचती नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, एक होता है ना ये नहीं हुआ, एक आपके दिमाग में स्टक हो जाती है। तो ये कोलेजन, विटामिन C, B12 और विटामिन B1, B6 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके पूरे अंदर के सिस्टम को ऑटोमेटेड कर देता है। आप टोटल ओवरहॉलिंग हो जाती है, जैसे गाड़ी की ओवरहॉलिंग कराते हैं ना, वैसे इंसान की अपनी अंदर बॉडी की ओवरहॉलिंग हो जाती है। मुझे मेरे घुटनों में दर्द नहीं फील होता, मुझे नेक में नहीं होता दर्द फील, मुझे सर में दर्द नहीं होता। ये सब पहले थी शिकायतें। गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ाहट नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा बेटा मुझसे कहता है महीने में। यस, बिल्कुल, मेरा बेटा मुझसे कहता है गेट योर ड्रिप डन। B12 और विटामिन B12, कोलेजन, विटामिन C, CoQ10 भी उसमें शामिल होता है, सब कुछ। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिवाइटलाइजिंग ड्रिप। ओके, ये बोलते और हैं। एंटी एजिंग ड्रिप भी कहते हैं। किसी भी लैब में वो हॉस्पिटल में जाकर लगवाना? किसी भी लैब हॉस्पिटल में नहीं होती है। फिर कहाँ जाएंगे? ये बेसिकली आपको या तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपके पास आ जाए। यस, मेरे पास आ सकते हैं आप जाइए डॉक्टर बतूल के। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन जाते जाते डॉक्टर बतूल आप बता दीजिए आप कहाँ बैठती हैं? मैं इब्ने सीना हॉस्पिटल गुलशन ब्लॉक 4 में, और इसके अलावा क्लिफ्टन में JK हेल्थ लिंक एंड अरीबा मेडिकल सेंटर नॉर्थ आज़ाबाद में। ज़बरदस्त जी, और हम थैंक यू करना चाहेंगे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत काम की चीज़ें, और जब भी हम आपको बुलाते हैं। ठीक है। Add some masala to your life.